तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट टाइम रूल्स का सेकेंड पार्ट है। टाइम रूल्स का 11वां सिद्धांत कहता है कर्म में जुट जाएं। समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। बेहतरीन लक्ष्यों और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद आप असफल हो सकते हैं, बशर्ते आप उन पर अमल न करें। कर्म ही वह जादुई तत्व है जो आपको अस्थायी सफलता दिलाता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 11वां सिद्धांत है कर्म में जुट जाएं। हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत किए हम सफल नहीं हो सकते, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बावजूद हम मेहनत से जी चुराते हैं, काम को टालते रहते हैं, मूड न होने का बहाना बनाते हैं, समय या संसाधन की कमी का तर्क देते हैं, यानी काम करने के अलावा सब कुछ करते हैं। इस संदर्भ में तुलसीदास जी के इस दोहे को याद रखें, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस संसार में सारी चीज़ें हासिल की जा सकती है, लेकिन वे कर्महीन व्यक्ति को नहीं मिलती है। काम से जी चुराने का मूलभूत कारण यह है कि हम स्वभाव से आलसी होते हैं और हमारा मन हमें मनोरंजन या आनंद की आसन तथा आकर्षक राह की तरफ खींचता है। हम यह भूल जाते हैं कि सफलता की राह मुश्किलों से भरी होती है, जिस पर चलने का श्रम करने के लिए हमें अपने मन पर काबू पाना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा और लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ना होगा। हम यह भी भूल जाते हैं कि सफल व्यक्ति अपने मूड के दास नहीं बल्कि उनके स्वामी होते हैं। इस संबंध में सबसे अच्छी सलाह यह है कि कोई काम शुरू करते समय अपने मूड से सलाह न लें, यानी अपने मूड के हिसाब से नहीं बल्कि अपने लक्ष्य और योजना के अनुसार काम करें। विश्वविख्यात नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कई बार लिखने का मूड नहीं होता था, लेकिन मूड हो या नहीं हो वे लिखते थे, क्योंकि उन्होंने महान साहित्यकार बनने के अपने लक्ष्य को कभी अपने नज़रों से ओझल नहीं होने दिया। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संकल्प किया कि वे हर दिन 5 पेज लिखेंगे, चाहे उनका मूड कैसा भी हो। अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं तो आपको उसके बीज आज बोने होंगे। अगर आप आज बीज नहीं बोएंगे तो भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। पूरी सृष्टि कर्म और फल के सिद्धांत पर चलती है, इसलिए आपको अपने कर्म के अनुपात में ही फल मिलेंगे। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कर्म में जुट जाएं और तब तक जुटे रहें जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। यदि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लेते हैं तो आगे चलकर आज बीज नहीं बोएंगे तो भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। पूरी सृष्टि कर्म और फल के सिद्धांत पर चलती है, इसलिए आपको अपने कर्म के अनुपात में ही फल मिलेंगे। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कर्म में जुट जाएं और तब तक जुटे रहें जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। यदि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लेते हैं तो आगे चलकर समय आपको पुरस्कार में वह वस्तु दे देगा जिसे आप प्रबलता से चाहते हैं, सम्मान, सफलता, धन, सुख या जो भी आप चाहते हैं। यदि आपको सांप दिखता है तो उसे मार डालें, सांपों पर कमेटी बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं, इसके बजाय महत्वपूर्ण तो यह है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। समय के 12वां सिद्धांत, अपनी कार्यक्षमता बढ़ाएं। कुशलता किसी बक्से में से चीज़ों को पैक करने की तरह है। अच्छी तरह पैक करने वाला बुरी तरह पैक करने वाले की तुलना में दुगनी चीज़ें पैक कर सकता है। यदि आपको टाइपिंग आती है तो एक काम करें, उस वक्त को याद करें जब आपने पहली बार टाइपिंग शुरू की थी। तब आप कितनी तेज़ी से टाइप कर सकते थे, शायद 5 शब्द प्रति मिनट, और अब क्या स्थिति है, शायद 30 शब्द प्रति मिनट। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने टाइपिंग सीखी, आपने निरंतर अभ्यास किया,
आपने शॉर्टकट्स की का उपयोग किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आपकी टाइपिंग की गति बढ़ गई। समय के क्षेत्र में भी आपको यही करना है। यहाँ भी आपको अपनी कार्यक्षमता बढ़ाना है ताकि आप उतने ही समय में दोगुना काम कर पाएँ। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 12वां सिद्धांत है अपनी कार्यक्षमता बढ़ाएं। अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में लगातार सीखना होगा और निरंतर नए नए उपाय को आजमाना होगा, जिनका इस्तेमाल करके आप अधिक योग्य, अधिक तेज और अधिक सक्षम बन सकेंगे। इसके लिए आपको उस क्षेत्र के महारथियों से सलाह लेना चाहिए या कम से कम उन्हें काम करते देखना चाहिए। आप अपने चुने हुए क्षेत्र में होने वाले सेमिनारों में जाकर या कोई पुस्तक पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए इंटरनेट के बृहत ज्ञान भंडार का दोहन कर सकते हैं। कार्यक्षमता बढ़ाने की पहली शर्त है इच्छा। आपके भीतर इसकी इच्छा होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को इस काम में बड़ी दिक्कत आती है। उनका हम यह मानने को तैयार ही नहीं होता है कि कोई दूसरा उनसे ज़्यादा सक्षम है। उन्हें हमेशा यही लगता है कि वे जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। वे हमेशा कम सक्षम लोगों से अपनी तुलना करके खुद को श्रेष्ठ साबित करते हैं। कार्यक्षमता बढ़ाने की दूसरी शर्त है ज्ञान। आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। इस संदर्भ में थोड़ा सोच विचार करें, उस क्षेत्र के माहिर लोगों से सीखें, पुस्तक पढ़ें, सेमिनार में जाएं। जब आप में अपनी क्षमता बढ़ाने की प्रबल इच्छा होगी और आप इस दिशा में मेहनत करने को तैयार होंगे तो आपको उपाय अवश्य मिल जाएगा। इसका एक उदाहरण देखें। एक महिला को दाल, आलू की सब्जी और रोटी बनाने में 3 घंटे का समय लगता है। पहले वह धीमी गति से आलू काटती है, फिर आधा घंटे तक दाल भिगाती है, फिर दाल छौंकती है, फिर आलू की सब्जी बनाती है, फिर आटा गूंथकर उससे 20 मिनट तक नरम होने देती है, फिर रोटी बनाती है। इसके बाद वह अपना गुणगान करते हुए कहती है कि उसने खाना पकाने में 3 घंटे तक मेहनत की। यदि वह महिला अपना गुणगान करने के बजाय अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करे तो उसे यह दिख जाएगा कि समय बचाने के लिए उसे थोड़ी चतुराई का इस्तेमाल करना होगा और काम करने के क्रम को बदलना होगा। उसे सबसे पहले आधा घंटे तक दाल गलाना चाहिए, फिर दाल गलने के दौरान आलू काटकर छौंक देना चाहिए, फिर आटा गूंथकर दूसरे चूल्हे पर दाल बधा देना चाहिए और उसके बाद रोटी बनाना चाहिए। इस तरह उसका सारा काम 1.5 घंटे या उससे भी कम समय में निपट जाएगा। इसे कहते हैं कार्यकुशलता। उतने ही समय में कई गुना काम करने की क्षमता। दूसरों से, खास तौर पर अपने से कम सक्षम लोगों से तुलना करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर तुलना ही करनी है तो अपने से ज़्यादा सक्षम लोगों से करें। इससे बेहतर उपाय यह है कि अपने पिछले प्रदर्शन से तुलना करें। यह सोच कि अगर कल आपने कोई काम 1.5 घंटा में किया था तो आज उसे 1.25 घंटे में कैसे किया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि काम की गुणवत्ता में कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा न हो कि समय बचाने की हड़बड़ी में काम बिगड़ जाए। आपका लक्ष्य न्यूनतम समय में सर्वश्रेष्ठ कार्य करना होना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में सफलतम व्यक्ति इसी तरह कार्य करते हैं। क्या आप जिंदगी से प्रेम करते हैं तो फिर समय बर्बाद न करें, क्योंकि ज़िंदगी इसी से बनी है। जीवन 10 गियर वाली मोटरसाइकिल की तरह है। हम में से ज़्यादातर लोग के पास ऐसे गियर्स होते हैं जिनका हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। ऐसी प्रार्थना करें जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है और इस तरह काम करें जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 13वां सिद्धांत, डेडलाइन तय करें। अगर आखिरी मिनट की डेडलाइन नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें कभी नहीं हो पाती। डेडलाइन यानी आखिरी समय सीमा। डेडलाइन दरअसल पुराने ज़माने में किसी जेल के चारों ओर खींची उस लाइन को कहा जाता था जिसके आगे जाने पर कैदियों को गोली मार दी जाती थी। आजकल डेडलाइन पार करने पर आपकी जान तो नहीं जाती, अलबत्ता आपकी प्रतिष्ठा और कैरियर में तरक्की के अवसर जरूर चले जाते हैं। इसलिए डेडलाइन को गंभीरता से लें। अगर किसी दूसरे की डेडलाइन नहीं है तो बेहतर यही रहता है कि आप खुद ही अपने कार्यों की डेडलाइन तय करें।
यह सोचें कि कोई काम कितने समय में किया जा सकता है। आपातकालीन स्थितियों के लिए थोड़ा मार्जिन रखें और अपनी डेडलाइन यानी काम पूरा करने की आखिरी तारीख तय कर लें। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आपको डेडलाइन के भीतर और उससे पहले ही काम पूरा करने की आदत पड़ जाएगी। डेडलाइन तय करना एक ऐसी लाभकारी आदत है जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। आखिर डेडलाइन में ऐसा क्या होता है जिससे आपकी क्षमता बढ़ जाती है और आप ज़्यादा तेज़ी से काम पूरा कर लेते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि इससे आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है और हम सभी जानते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य होने पर हम ज़्यादा तेज़ काम कर सकते हैं। दूसरे, इससे आप एक योजना बनाते हैं और उस पर चलने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। तीसरे, डेडलाइन उस काम पर आपके दिमाग को केंद्रित रखती है जिससे आप उसे समय सीमा में पूरा करने के लिए नए नए तरीकों सोच सकते हैं। आपने खुद अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपको डेडलाइन दे दी जाती है कि यह काम अमुक समय तक हो जाना चाहिए, तो आपकी हर इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। आपके भीतर एड्रीनलिन का स्राव हो जाता है और आपका आलस भाग जाता है। आप सक्रिय हो जाते हैं और पूरा ध्यान केंद्रित करके काम में जुट जाते हैं। आप जानते हैं कि अगर वह काम समय पर नहीं निपटा तो आफत हो जाएगी, इसलिए आप सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं, पूरी एकाग्रता से काम करते हैं, देर रात तक काम करते हैं, कम सोते हैं, कम समय बर्बाद करते हैं और आखिरकार उस काम को समय का पर पूरा कर देते हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लें सामान्य स्थिति में आप 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, लेकिन अगर कोई खूंखार कुत्ता आपका पीछा कर रहा हो तो आप कितनी तेज भागेंगे? जाहिर है आप 6 मिनट में बहुत कम समय में 1 किलोमीटर की दूरी पूरी कर लेंगे। आपके पीछे खूंखार कुत्ता जो है, डेडलाइन को भी ऐसा ही खूंखार कुत्ता माने जो आपसे ज़्यादा तेज़ी से काम करा लेती है। इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 13वां सिद्धांत है, डेडलाइन तय करें। मेरा एक मित्र पुस्तकों का संपादन करता है। अगर उसे बिना किसी डेडलाइन के पुस्तक के संपादन की जिम्मेवारी सौंपी जाए तो काम 1.5 महीने में पूरा होता है, लेकिन अगर उसे 7 दिन की डेडलाइन दे दी जाए तो वह उसे 10 दिन में ही पूरा कर देता है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि महत्वपूर्ण क्षमता नहीं है, महत्वपूर्ण तो है डेडलाइन। दरअसल उसमें वह काम 10 दिन में पूरा करने की क्षमता है, लेकिन वह इसे 1.5 महीने में इसलिए पूरा करता है क्योंकि कोई डेडलाइन नहीं है। बात क्षमता की नहीं, समर्पण और लगन की है। बीमा कंपनियां डेडलाइन के हथकंडे को खूब आजमाती है। वे विज्ञापन देती है कि अमुक बीमा योजना 1 महीने के बाद बंद हो रही है, अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो तत्काल पॉलिसी ले लें। कार कंपनियों भी डेडलाइन का महत्व पहचानते हुए विज्ञापन देती है कि अमुक तारीख से कीमत बढ़ने वाली है, अगर अभी कार खरीदे लोगे तो फायदे में रहोगे। ग्राहक अपने फायदे को देखते हुए बीमा पॉलिसी या कार खरीद लेता है। इस तरह हम देखते हैं कि डेडलाइन सिर्फ काम करने का ही नहीं, सामान बेचने का भी अनोखा पैंतरा है। जब आप ग्राहक को बता देते हैं कि अमुक तारीख डेडलाइन है तो वह उस तारीख तक निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाता है, वरना आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि ग्राहक से निर्णय करवाना आसान नहीं होता। अगर डेडलाइन न दी जाए तो शायद वह ज़िंदगी भर निर्णय नहीं ले पाएगा। कुछ लोग यह मानते हैं कि डेडलाइन से काम की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। उनकी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन यह तभी सही होती है जब आखिरी मिनट पर काम शुरू किया जाए। दूसरी ओर अगर डेडलाइन के आधार पर पहले से ही योजना बना ली जाए तो काम की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी। मान ले कोई सेल्समैन 100 सौदे करने के लिए 1 महीने की डेडलाइन बनाता है। अब अगर 25 दिन बर्बाद करने के बाद जाकर उसे होश आता है और वह काम में जुटता है तो उसे हर दिन 20 सौदे करने होंगे, जो बहुत मुश्किल कार्य है। दूसरी ओर अगर वह महीने के पहले दिन से ही इस काम में जुट जाए तो उसे हर दिन केवल 3 से 4 सौदे ही करने होंगे, जो तुलनात्मक रूप से आसान है। तो डेडलाइन के महत्व को पहचानें और उसका उपयोग
के अपनी क्षमता एवं गति को बढ़ा लें। समय भी धन जैसा होता है, यह हमारे पास जितना कम होता है हम इसका इस्तेमाल उतनी ही ज़्यादा किफ़ायत से करते हैं। जो सबसे ज़्यादा जानता है वह बर्बाद समय के लिए सबसे ज़्यादा दुखी होता है। अमर होने से उस व्यक्ति को क्या लाभ जो अपने आधे घंटे का इस्तेमाल भी अच्छी तरह नहीं कर सकता है। केवल वही युद्ध मूल्यवान होता है जो इंसान अपने साथ करता है। समय के 14वां सिद्धांत, समय खरीदना सीखें। 1 इंच सोने से भी 1 इंच समय नहीं खरीदा जा सकता। आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समय या धन? आप इन दोनों में से किसे बचाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं? आप पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं या सुपरफास्ट ट्रेन से? देखिए, रिटायर्ड लोग पैसेंजर ट्रेन को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें किराया कम लगता है। पैसेंजर ट्रेन की यात्रा में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन रिटायर्ड लोगों को आमतौर पर समय की कोई कमी महसूस नहीं होती। उनके पास समय ही समय रहता है। दूसरी ओर व्यस्त लोग सुपर फास्ट ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि उन्हें समय की कमी रहती है और वे बचे हुए समय का सदुपयोग कर सकते हैं। बेहद व्यस्त लोग हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं क्योंकि उनका समय और भी ज़्यादा कीमती होता है। जिस व्यक्ति का समय जितना कीमती होता है वह उसे बचाने के लिए उतने ही ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। यदि आप समय के बजाय पैसे बचाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने समय को ज़्यादा महत्व नहीं देते। दूसरी ओर जो लोग समय को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वे समय बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वे समय को खरीद लेते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में दी गई चीनी सूक्ति में कहा गया कि समय को नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन यकीन माने आप समय खरीद सकते हैं। कंपनियों के मालिक यही तो करते हैं। जरा सोचें, कंपनियों का मालिक प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं करता, उसका वितरण नहीं करता, उसका प्रबंधन नहीं करता, उसे नहीं बेचता, लेकिन मुनाफा उसी को होता है। कंपनी का मालिक कर्मचारियों की तनख्वाह देकर उनसे उनका मनचाहा काम करवाता है और दूसरे शब्दों में कंपनी का मालिक दूसरों का समय खरीद लेता है। यदि आप समय बचाना चाहते हैं तो आप भी समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 14वें सिद्धांत का पालन करें। समय खरीदना सीखें। देखिए, खंड 1 में आप यह पता लगा चुके हैं कि आपके 1 घंटे का मूल्य कितना है। उस उदाहरण से आपके समय का मूल्य 100 रुपये था। अब इस आधार पर आप समय खरीदने का निर्णय ले सकते हैं। एक उदाहरण देखें। आपको बिजली का बिल जमा करना है जिसके लिए आने जाने और लाइन में खड़े होने में 1.5 घंटे का समय लग सकता है। यदि कोई एजेंट 20 रुपये लेकर यह काम करने को तैयार है तो आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए 1.5 घंटे का मूल्य है 150 रुपये। इसलिए अगर कोई वह काम 20 रुपये में करने को तैयार है तो आपको खुशी खुशी हाँ कर देना चाहिए क्योंकि आपका समय इससे बहुत ज़्यादा कीमती है। इस तरह पैसे देकर समय खरीदना सीखें। यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारी बड़ी कंपनियां इसका फ़ायदा उठाती है। आधुनिक युग की आउटसोर्सिंग की नीति इसी सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिकी कंपनियां पैसे देकर अपना काम भारतीय कंपनियों से सस्ते में करवाती है और अपना कीमती समय बचाती है। यह डेलीगेटिंग या काम सौंपने से अलग बात है। डेलीगेटिंग में आप समय बचाने के लिए कम महत्वपूर्ण काम अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं, जबकि समय खरीदते समय आप कम महत्वपूर्ण काम बाहरी लोगों से करवाते हैं। यदि आपके 1 घंटे का मूल्य 100 रुपये है और सामने वाला आपका 1 घंटे का काम 10 रुपये में कर रहा है तो समझदारी इसी में है कि आप उससे वह काम करवा लें ताकि आप उस बचे हुए समय में ज़्यादा उपयोगी और मूल्यवान काम कर सकें। 19वीं सदी के मशहूर प्राकृतिक विज्ञानी लुई अगासी को नियमित रूप से भाषण देने के लिए बुलाया जाता था। एक बार वे कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे जिसकी वजह से उनके पास समय नहीं था। ऐसे में जब एक आयोजक ने उन्हें भाषण देने के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने इनकार कर दिया। आयोजक ने जोर देते हुए कहा कि भाषण के बदले में वह उन्हें पैसे देगा। यह सुनकर अगासी आग बबूला हो गए और बोले,
पैसे का लालच मुझे नहीं डिगा सकता। मैं पैसे कमाने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। आत्मनिर्भर लोगों को समय खरीदने में बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि वे हर काम खुद करना चाहते हैं। कंजूस लोगों को भी इसमें समस्या आती है। वे पैसे बचाने के चक्कर में खुद ही छोटे छोटे काम करना चाहते हैं, भले ही इस चक्कर में उनके बड़े और ज़्यादा महत्वपूर्ण काम ना हो पाएं। इसका एक रोचक उदाहरण देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि साड़ी की दुकान पर पुरुष मोल भाव क्यों नहीं करते और महिलाएं घंटों तक मोल भाव क्यों करती है? वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन इसका प्रमुख कारण है समय। अमूमन पुरुषों के पास समय की कमी होती है, जबकि महिलाएं तुलनात्मक रूप से फुर्सत में होती है। एक बार फिर वही हिसाब लगा लें। अगर आपके 1 घंटे का मूल्य 100 रुपये है और 1 घंटे के मोल भाव के बाद आप दुकानदार से 20 रुपये कम करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप दरअसल घाटे में हैं। वास्तव में आपको 20 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि 80 रुपये का नुकसान हुआ। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आप अधिक धन तो पा सकते हैं, लेकिन अधिक समय कभी नहीं पा सकते। आप इस पृथ्वी के एकमात्र व्यक्ति हैं जो अपनी योग्यता का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहावत है, समय ही धन है, लेकिन अगर आप इसे उलट देते हैं तो आपको एक मूल्यवान सत्य पता चलेगा, धन ही समय है। समय का 15वां सिद्धांत, भावी लाभ भविष्य लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। हमारी दुविधा समय की कमी से ज़्यादा गहरी है। यह मूलतः प्राथमिकताएं तय करने की समस्या है। हमें इस बात का एहसास होता है कि हमने वे काम नहीं किए जो हमें करने चाहिए थे और वे कर दिए जो हमें नहीं करने चाहिए थे। समय के मामले में यह सभी के पास विकल्प होता है। हम चाहें तो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, हम चाहें तो इसका सदुपयोग कर सकते हैं, हम चाहें तो वर्तमान पल को मौज मस्ती में बर्बाद कर सकते हैं, हम चाहें तो वर्तमान पल को सुनहरे भविष्य की सीढ़ी बना सकते हैं, हम चाहें तो आलस में आकर न्यूनतम काम करके अधिकतम आराम कर सकते हैं, हम चाहें तो कर्मठता से अधिकतम काम करके अपने समय का निवेश कर सकते हैं। हर सफल व्यक्ति भावी लाभ के लिए वर्तमान समय का निवेश करता है। जिस तरह कंपनियां भावी सफलता के लिए पूंजी का निवेश करती है, उसी तरह व्यक्ति भावी सफलता के लिए समय का निवेश करती है। एक विद्यार्थी परीक्षा करीब आने पर भी घंटों तक टीवी देखता रहता है। दूसरा विद्यार्थी यह सोचता है कि इस समय पढ़ने से परीक्षा में ज़्यादा अच्छे ग्रेड मिलेंगे, इसलिए वह टीवी न देखकर पढ़ाई में जुट जाता है। कॉलेज का एक विद्यार्थी क्लास में गोता मारकर लड़कियों से गप्पे लड़ाता रहता है, तो दूसरा विद्यार्थी क्लास में मन लगाकर पढ़ाई करता है। एक कर्मचारी ऑफिस के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने के बजाय गपशप करता है, तो दूसरा कर्मचारी कैरियर में तरक्की को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को फटाफट पूरा कर देता है। एक सेल्समैन सुबह उठकर टीवी देखने लगता है, तो दूसरा सेल्समैन सुबह उठकर संभावित ग्राहकों में फ़ोन पर अपॉइंटमेंट्स लेता है। अब आप ही बताएं कि इन उदाहरणों में ज़्यादा अच्छा भविष्य किसका होगा, पहले व्यक्ति का या दूसरे व्यक्ति का? निर्विवाद रूप से दूसरे व्यक्ति का भविष्य ज़्यादा अच्छा होगा। कारण स्पष्ट है। हर उदाहरण में पहला व्यक्ति क्षणिक सुख में उलझकर अपना समय बर्बाद कर रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति भावी सफलता के लिए क्षणिक सुख का त्याग कर रहा है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 15वां सिद्धांत है, भावी भविष्य लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। इसका एक उदाहरण देखें। एक जापानी कंपनी कैलिफोर्निया में योसेमाइट नेशनल पार्क का प्रबंधन संभालना चाहती थी। अमेरिका वालों ने उस कंपनी से बिजनेस प्लान पेश करने को कहा। उन्हें उम्मीद थी कि वे 1-2 साल का बिजनेस प्लान पेश करेंगे, लेकिन जब जापानी कंपनी ने 250 साल का बिजनेस प्लान पेश किया तो अमेरिका वाले के होश उड़ गए। अमेरिका के लोग अगली तिमाही या अगले साल के बारे में सोच रहे थे, जबकि जापानी कंपनी दीर्घकालीन भविष्य के बारे में सोच रही थी। दरअसल हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे का समय होता है, मुकेश अंबानी के पास भी और छगन लाल के पास भी। अहम सवाल तो यह है कि आप उस समय में क्या करने का विकल्प चुनते हैं। यह इस बात से तय होता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है।
क्षणिक सुख या भविष्य सफलता। किसी बच्चे के लिए खेलना कूदना महत्वपूर्ण है, इसलिए 6 घंटे तक पतंग उड़ाता है और 4 घंटे तक टीवी देखता है। दूसरे बच्चे के लिए कक्षा में अव्वल आना महत्वपूर्ण है, इसलिए वह 10 घंटे पढ़ता है। इस तरह एक सेल्समैन क्षणिक सुख की खातिर टीवी पर क्रिकेट मैच देखता रहता है, जबकि दूसरे सेल्समैन के लिए भविष्य का दीर्घकालीन आनंद महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वह वर्तमान समय का जमकर दोहन करता है। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा विकल्प चुनते हैं, वर्तमान क्षणिक आनंद या भविष्य का दीर्घकालिक सुख। कल के सभी फूल आज के बीजों से ही पैदा होंगे। जब आप शहद की तलाश में जाते हैं तो आपको यह उम्मीद रखनी चाहिए कि मधुमक्खियां आपको काटेंगी। समय के 16वां नियम, निश्चित समय पर काम करें। महान संगीतज्ञ प्रेरित होने के कारण काम करने नहीं बैठता, वह तो काम करते समय ही प्रेरित होता है। बीथोवन, बैगेबर, वाक और मोजार्ट हर दिन उतनी ही नियमितता से काम करने बैठते हैं जितनी नियमितता से कोई अकाउंटेंट हर दिन हिसाब किताब मिलाने के बैठता है। प्रेरणा का इंतजार करने में उन्होंने अपना समय बर्बाद नहीं किया। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। जब आप निश्चित समय पर काम करने की आदत डाल लेते हैं तो आपका शरीर उसी अनुसार ढल जाता है। यदि आप हर दिन दोपहर 1:30 बजे खाना खाते हैं तो आपको उस समय अपने आप भूख लगने लगेगी। यदि आप हर दिन रात को 10 बजे सोते हैं तो आपको उस समय अपने आप नींद आने लगेगी। यह बायोलॉजिकल क्लॉक है जो आपसे निश्चित समय पर निश्चित काम करवा रही है, बस आपको आदत डालकर इसमें चाबी भरनी पड़ती है। प्रसिद्ध दार्शनिक इमैनुअल कांट समय के बड़े पाबंद थे। वे हर शाम को 3:30 बजे घूमने जाते थे और इसमें 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं होता था। उनकी समय की पाबंदी से उनके पड़ोसियों को यह लाभ होता था कि वे इससे अपनी घड़ी मिला सकते थे। यदि आप निश्चित समय पर निश्चित काम करने की आदत डाल लेते हैं तो उस समय आपका शरीर और मन दोनों ही उस काम को करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। अगर आप सुबह ठीक 6 बजे घूमने जाते हैं तो शरीर इसके लिए पूरी तरह तैयार होता है और आपको इसमें आलस कम आता है। दूसरी ओर अगर घूमने का कोई निश्चित समय नहीं है तो आप आसानी से आलस के शिकार हो जाते हैं। खास तौर पर अप्रिय कामों के लिए यह आदत बड़ी कारगर होती है। अगर आपको पढ़ाई करना है तो उसका निश्चित समय तय कर लें। अगर आपको सेल्स में कोल्ड कॉल करना है तो उसके लिए निश्चित समय तय कर लें। अगर आपको व्यायाम करना है तो उसके लिए निश्चित समय तय कर लें। हर महत्वपूर्ण काम का निश्चित समय तय करने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से उस काम के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 16वां सिद्धांत है, निश्चित समय पर काम करें। निश्चित समय पर महत्वपूर्ण काम करने की आदत डालने के कई फायदे हैं। पहला तो यह कि आपको वह काम करने में आलस नहीं आता और आप आदतन बिना सोचे समझे उसे करने में जुट जाते हैं। दूसरे, आदत पड़ने पर आपका शरीर और मन पूरी तरह सक्रिय होकर सहयोग देता है। तीसरे, आपको उसमें आनंद आने लगता है जिससे काम सरल हो जाता है। चौथे, समय के साथ साथ आप उस काम को जल्दी या ज़्यादा अच्छी तरह करने के तरीके खोज लेते हैं। पांचवें, जब आप नियमितता से एक निश्चित तंत्र में चलते हैं तो प्राकृतिक शक्तियाँ भी आपकी मदद करने लगती है। पूरा ब्रह्मांड एक निश्चित तंत्र में काम करता है, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। समय बचाने के लिए काम का सही समय चुनें। प्रतिभाशाली व्यक्ति वह है जो अनिवार्य बिंदु को लगातार देखता रहता है और बाकी सबको अनावश्यक मानकर छोड़ देता है। समय का 17वां सिद्धांत, समय की बर्बादी गुरुत्वाकर्षण को नियम को जानें। आम अमेरिकी कर्मचारी में कामकाज में एक दिन में 50 व्यवधान आते हैं जिनमें से 70% का उसके काम से कोई संबंध नहीं होता। यदि आप हवा में छलांग लगाएं तो क्या होगा?
पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आप नीचे आ जाएंगे। यही समय के मामले में भी है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं वैसे ही बाधाओं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है और आपको नीचे धकेलने लगती है। दूसरे लोग आकर आपके काम में विघ्न डालते हैं। वे आपसे कोई दूसरा काम करने को कहेंगे, कोई आपसे मिलने आ जाएगा, किसी का फोन आ जाएगा, बॉस आपको कोई अत्यावश्यक काम थमा देगा, पत्नी बाजार से कोई ज़रूरी सामान मंगाएगी, बच्चे होमवर्क में आपसे मदद मांगेंगे, या और कुछ नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं रुकावटें सामने आने लगती है, अन्य तत्कालिक कार्य हावी होने लगते हैं और परिस्थितियां विकट हो जाती है। यह और कुछ नहीं, बाधाओं का गुरुत्वाकर्षण है जो आपको नीचे खींच रहा है। आपको इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रति सजग रहना चाहिए। याद रखें, इस दुनिया में दूसरे की तरक्की देखकर जलने की परंपरा है। इस दुनिया में दूसरों की टांग खींचने की परंपरा है। इस दुनिया में दूसरों के पर कतरने की परंपरा है। इसलिए आपका ऊपर उठना आपके आसपास के लोगों को, शायद आपके रिश्तेदारों को भी पसंद नहीं आएगा और वे उसमें अपनी ओर से बाधा डालने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे बचने का उपाय बहुत ही सरल है, अपना मुंह बंद रखें। किसी को भी यह न बताएं कि आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, आपने एक नई आदत डाली है या आप कितने ऊपर पहुंचना चाहते हैं। अगर आप डींग हाँकने या अपनी योजना बताने के प्रलोभन से बच जाएं तो आपका इरादा किसी को पता नहीं चल पाएगा और आप बहुत ही अनावश्यक अड़चनों से बच जाएंगे। किसी को यह पता न चलने दें कि आप ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, वरना आपको नीचे खींचने में वे अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 17वां सिद्धांत है, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। देखिए, हर अच्छे काम में बाधाएं हमेशा आती है, इसलिए पहले से ही उनके लिए तैयार रहें और उनसे निपटने की योजना बना लें। अगर आप घर पर कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो उसी समय कोई आपसे मिलने चला आएगा, पड़ोसी का गपशप करके ने का मूड हो जाएगा, पत्नी या बच्चों को ही न कोई ऐसा काम याद आ जाएगा जो आपके बिना नहीं हो सकता। इसके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन पर कोई दोस्त या रिश्तेदार की भी आपसे लंबी बातचीत करने के मूड में हो सकता है। बाहरी संसार के आक्रमण के पैंतरों को पहचानना सीखें ताकि उनकी वजह से आपके महत्वपूर्ण काम पर असर न हो। मिलने जुलने वालों से निपटने की स्पष्ट नीति अनिवार्य है। विनम्रता लेकिन दृढ़ता से यह कहना सीखें कि आप इस समय महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, इसलिए आप बाद में उनसे बात करेंगे। यह नीति मोबाइल फ़ोन पर भी अपनाएं। वैसे मोबाइल फ़ोन को तो आप स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। इस मामले में मेरा एक मित्र बड़ी ही रोचक नीति अपनाता है। उसके घर में 2 दरवाजे हैं और जब उसे किसी आगंतुक का व्यवधान पसंद नहीं होता तो वह सामने वाले दरवाजे पर बाहर से ताला लगा देता है ताकि आगंतुक ताला देखकर लौट जाए। शायद आपको ताला लगाना पसंद ना हो, लेकिन आपको कोई न कोई नीति तो अपनानी ही होगी। आप चाहें तो नीति अपनाएं, लेकिन लोगों को के नीचे खींचने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति से निपटने के उपाय सोच कर रखें। अपॉइंटमेंट के बिना किसी से न मिलें और अपॉइंटमेंट की अवधि सीमित रखें। जैसे हम इस बारे में शाम 4 से 4:15 तक बातचीत करेंगे। मशहूर सिविल इंजीनियर ब्रूनेल के ऑफिस में केवल एक ही कुर्सी रखी रहती थी ताकि उन्हें हमेशा याद रहे कि उनके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। अगर मिलने वाला किसी महत्वपूर्ण काम के सिलसिले में आता था तो वे कुर्सी उसे देते थे। दूसरी ओर अगर मिलने वाला किसी महत्वहीन काम के लिए आता था तो वे कुर्सी पर खुद बैठे रहते थे। जाहिर है, जब ऑफिस में एक व्यक्ति बैठा हो और दूसरा खड़ा हो तो केवल काम की ही बातें हो सकती है, फालतू बातों का माहौल नहीं बन पाता। समय के मामले में हेनरी फोर्ड भी इतने ही दूरदर्शी थे। जब कामकाज के संबंध में इन्हें कोई समस्या आती थी तो वे मैनेजरों को अपने चैम्बर में बुलाने के बजाय उनके चैम्बर में जाकर मिलते थे।
इस बारे में उन्होंने कहा था, मैंने पाया है कि मैं सामने वाले को अपने ऑफिस में उतनी जल्दी नहीं निकाल सकता जितना उसके ऑफिस से खुद को निकाल सकता हूँ। इन महान लोगों की तरह आपको भी बाधाओं को जल्दी से जल्दी दूर करने की योजना बना लेनी चाहिए ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें। एक दिन बिस्मार्क एक अंग्रेज राजदूत से बातचीत कर रहे थे। कुछ समय बाद राजदूत ने बिस्मार्क से पूछा, आप उन आगंतुकों से कैसे निपटते हैं तो आपका इतना सारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं? बिस्मार्क ने जवाब दिया, मेरा एक अचूक तरीका है। मुलाकात के बीच मेरा नौकर आकर कहता है कि मेरी पत्नी मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहती है। जिस पल बिस्मार्क यह कह रहे थे उसी समय एक नौकर आया और उसने बिस्मार्क से कहा कि उनकी पत्नी उनसे कोई जरूरी बात करना चाहती है। कानून उस डाकू को कभी नहीं पकड़ता है जो इंसान की सबसे बेशकीमती चीज समय को चुराता है। समय काटने का मतलब दरअसल यह है कि समय हमें काट रहा है। जिन लोगों के पास खाली समय होता है वे हमेशा काम करने वाले लोगों का समय बर्बाद करते हैं। मेरी सलाह यह है कि तुम अपने मिनटों का ध्यान रखो, फिर घंटे अपनी परवाह खुद कर लेंगे। समय का 18वां नियम, न्यूटन के गति पहले नियम का लाभ। आप 10 मिनट में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये 10 मिनट अगर चले गए तो हमेशा के लिए चले जाएंगे। अपने जीवन को 10 मिनट की इकाइयों में बांट दें और निरर्थक गतिविधियों में न्यूनतम समय बर्बाद करें। सरल भाषा में न्यूटन का गति का पहला नियम कहता है, जो चीज़ जिस अवस्था में है उसी में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए। यह बहुत ही अद्भुत नियम है। यह वस्तुओं पर ही नहीं व्यक्तियों पर भी लागू होता है। आप जिस अवस्था में हैं उसी में रहेंगे जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग ना हो। यह बाहरी बल कहाँ से आता है? या तो दूसरों के दबाव से या फिर आपके अनुशासन से, आपकी स्वप्रेरणा से। यहीं पर समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत काम आता है, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। यह आर्थिक लक्ष्य आपको निरंतर प्रेरित करता है ताकि आप बाहरी बल यानी अनुशासन का प्रयोग करके अपनी अवस्था को बदल लें। आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप अनुशासन का प्रयोग करके उसे हमेशा बेहतर बना सकते हैं। जिम रॉन की बात हमेशा याद रखें, अनुशासन ही लक्ष्य और सफलता के बीच का पुल है। देखिए, सच तो यह है कि अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का काम आपको खुद ही करना होगा। दूसरों को क्या परी है जो वे आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप पर दबाव डाले। आदमी घड़ी में चाबी भरता है तो घड़ी की नहीं, अपनी आवश्यकता के लिए भरता है। दूसरे लोगों तो आपकी भलाई के लिए नहीं बल्कि उनकी खुद की भलाई के लिए आप पर दबाव डालेंगे। वे आपसे अपना काम निकलवाने के लिए आप पर दबाव डालेंगे। इसलिए यह बात अच्छी तरह समझ लें कि अनुशासन में रहने और मेहनत करने की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 18वां सिद्धांत है, न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ लें। इस नियम का एक अच्छा पहलू भी है। जब आप सफलता की डगर पर चलने लगेंगे तो आप सफलता की अवस्था में तब तक रहेंगे जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग ना हो। जैसा हम पिछले सिद्धांतों में देख चुके हैं, बहुत से बल आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनसे सतर्क रहेंगे और अपनी गति को बरकरार रखेंगे। दूरी महत्वपूर्ण नहीं होती, मुश्किल तो सिर्फ पहला कदम होता है। एक बार ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने युवा ब्रिटिश नेता पॉम अस्टन को सुबह 7:30 बजे का अपॉइंटमेंट दिया। एक मित्र ने पॉम अस्टन से पूछा कि वे तो रात को देर तक जागते हैं, फिर वे इतनी सुबह अपॉइंटमेंट के लिए कैसे पहुंचेंगे? पॉम अस्टन का जवाब था, बहुत आसान, यह सोने से पहले मेरा आखिरी काम होगा। यही है अनुशासन। पॉम अस्टन जानते थे कि वह मुलाकात महत्वपूर्ण थी, इसलिए उन्होंने देर तक जागने की अपनी आदत को आरे नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी दिनचर्या में थोड़ा फेरबदल करके न्यूटन के गति के पहले नियम का इस्तेमाल किया। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। अनुशासन का इस्तेमाल करके प्रगति की राह पर चल पड़ें और सामने आने वाली हर बाधा को दूर करते जाएं।
लोग कहते हैं कि समय परिस्थितियों को बदल देता है, लेकिन सच यह है कि आपको उन्हें खुद बदलना पड़ता है। समय का 19वां सिद्धांत। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया है, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। गति और प्रगति में गफलत न करें। बच्चों का आगे पीछे हिलने वाला घोड़ा गति तो करता है लेकिन प्रगति नहीं। देखिए, यह बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि अक्सर यहीं पर गलतफहमी का अंदेशा हो जाता है। कर्मचारी अक्सर महसूस करते हैं कि वे 8 घंटे काम करते हैं, इसलिए उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। दूसरी ओर कंपनी के मालिक सोचते हैं कि इस आदमी ने 5,000 रुपये का काम किया है और 8,000 रुपये तनख्वाह पहले से ही मिल रही है, इसलिए इसकी तनख्वाह बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय अगर संभव हो तो इसकी तनख्वाह कम कर देनी चाहिए या उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। इस उदाहरण से हमने क्या देखा? कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसने कितने समय काम किया। जबकि कंपनी के मालिक के लिए महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसने कितना मूल्यवान परिणाम दिया। मानसिकता के इस अंतर को कभी ना भूलें, क्योंकि आपका क्षेत्र चाहे जो हो, सबसे सफल लोगों का ध्यान हमेशा परिणाम पर केंद्रित होता है। यदि आप 5 मिनट में ही उन्हें अपेक्षित परिणाम दे देंगे तो वे आपको पुरस्कार देंगे, लेकिन दूसरी ओर यदि आप 5 दिन की मेहनत के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएंगे तो वे निराश हो जाएंगे। वास्तविक संसार में महत्वपूर्ण यह नहीं होता कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो यह होता है कि उसका परिणाम क्या निकला। मिसाल के तौर पर 2 सेनाएं लड़ रही है और उनमें से एक हार जाती है। देखने वाली बात यह है कि दोनों ही सेनाओं समान समय तक लड़ी, दोनों ने ही जान की बाजी लगाई, लेकिन परिणाम दोनों के लिए अलग अलग रह जाते हैं। एक का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है जबकि दूसरी को पराजय का कलंक झेलना पड़ता है। एक और उदाहरण देखें। 2 महिलाएं सब्जी बनाने में 2 घंटे का समय लगाती है। एक की सब्जी लाजवाब बनती है और दूसरी की बिगड़ जाती है। आपको क्या लगता है उनके पतियों की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या दूसरी पत्नी का पति इस बात पर वाहवाह करेगा कि उसकी पत्नी ने उस घटिया सब्जी को बनाने में 2 घंटे तक मेहनत की, या वह इस बात पर ताने कसेगा कि कितनी बुरी सब्जी बनाई है? जवाब आप खुद जानते हैं। तो यह बात अच्छी तरह समझ लें कि समय की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण तो परिणाम होता है। कोई बॉस अपने कर्मचारी की इस बात पर प्रशंसा नहीं कर सकता कि उसकी 2 महीने की अथक मेहनत के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया। अगर बॉस या पति भला होगा तो सांत्वना दे सकता है, तसल्ली दे सकता है, लेकिन पुरस्कार नहीं दे सकता। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 19वां सिद्धांत है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। देखिए, किसी काम में लगने वाले समय के दृष्टिकोण से सोचते समय आप कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर के करोड़ों कर्मचारी ऐसा ही सोच रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि वे कंपनी को क्या दे रहे हैं तो उनका जवाब यही होगा, 10 से 5 का समय। दूसरी ओर यदि आप सफल लोगों से पूछेंगे कि वे कंपनी को क्या दे रहे हैं तो वे परिणाम बताएंगे, आंकड़े बताएंगे, अपना योगदान बताएंगे। इस संबंध में एक उदाहरण देखेंगे। अगर वर्मा जी का मकान 25 साल में बनता है तो क्या वह 22 साल में बनने वाले ताजमहल से बेहतर कहलाएगा? नहीं, क्योंकि किसी काम का परिणाम ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि उसमें कितना समय लगा है। इस संदर्भ में एक अपवाद है। लगा हुआ समय तब महत्वपूर्ण होता है जब परिणाम बेहतरीन हो। उदाहरण देखें, बॉस आपको कोई जटिल काम करने को देता है और उसके लिए आपको 7 दिन की डेडलाइन देता है, लेकिन आप उसे 2 दिन में ही अच्छी तरह पूरा करके सौंप देते हैं। तब आप बॉस की नज़रों में ज़्यादा
ऊपर उठ जाएंगे। आपने उम्मीद से कम समय में बेहतरीन काम कर दिया। इस बात से वह बहुत प्रभावित होगा और यह आदत आपको इस क्षेत्र में बहुत आगे और ऊपर तक ले जाएगी। तीव्रता महत्वपूर्ण है लेकिन परिणाम उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ, जैसा स्टीफन कवी ने कहा, अगर आपको किसी दीवार पर चढ़ना हो तो गलत दीवार से टिके सीढ़ी पर तेज़ी से न चढ़ें। तेज़ी से काम करने में तभी फ़ायदा होता है जब सीढ़ी सही दीवार से टिकी हो, यानी यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी यात्रा सही दिशा में हो रही है। हमेशा सफल लोगों के नज़रिए से दुनिया को देखें। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय तक काम किया, महत्वपूर्ण तो है परिणाम। लोग यह बात भूल जाते हैं कि आपने कोई काम कितने तेज़ी से किया, लेकिन वे हमेशा याद रखते हैं कि आपने उससे काम को कितनी अच्छी तरीके से किया। एक पूर्ण सार्थक कार्य 50 आधे अधूरे कामों से बेहतर है। हम में से कुछ लोग अपना काम अच्छी तरह करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारा मूल्यांकन सिर्फ एक ही चीज़ के आधार पर होगा, वह है परिणाम। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 20वां सिद्धांत। तय करें कि कौन सा काम कब करना है। मैंने यह सीखा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक समय में तो नहीं। इसलिए प्राथमिकताओं के बारे में सोचते समय आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित नहीं होना चाहिए कि आप कौन से काम करते हैं, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि आप उन्हें कब करते हैं। टाइमिंग ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें बहुत सी भूमिकाओं में काम करना होता है। पुरुषों को बेटे, पिता, पति, कर्मचारी, सेल्समैन आदि की भूमिकाएं निभानी होती है और जाहिर है उनके साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती है। पत्नी घर के सामान लाने के लिए आपको बाजार भेजना चाहती है। दोस्त के मोबाइल फ़ोन समय असमय चले आते हैं। बिन बुलाए रिश्तेदार आ धमकते हैं। अनचाहे सामाजिक समारोह और दीगर कार्यक्रमों में जाना होता है। देखिए, एक बात अच्छी तरह समझ लें, जीवन कोई फूलों की सजी सेज नहीं है। यह तो कंप्यूटर गेम मारियो की तरह मुश्किल डगर है। आपको बत्तख, खाइयों, कांटों और जीव जंतु की बाधाओं से बचते बचाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। बाधाओं से भटकना नहीं है, बस मंजिल को ध्यान में रखकर लगातार चलते रहना है। यही मंजिल तक पहुंचने का उपाय है। जिस तरह सभी जूते एक नाप के नहीं होते, उसी तरह सभी काम भी एक समान नहीं होते। कुछ काम महत्वपूर्ण होते हैं जिनमें ज़्यादा समय और एकाग्रता की ज़रूरत होती है। कुछ काम छोटे होते हैं जिन्हें आसानी से कभी भी पूरा किया जा सकता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं कोई भी कर सकता है। यही टाइम मैनेजमेंट काम आता है। आप महत्वहीन काम दूसरों से करवा सकते हैं और समय खरीद सकते हैं। हमारी एक रिश्तेदार है जिसे अपने घर में सब्जियां या किराने का सामान रखना पसंद नहीं है। परिणाम यह होता है कि उसके पति को अक्सर बाजार जाना पड़ता है। पति कहता है, आज तो भजिए खाने का मन हो रहा है। पत्नी जवाब देती है, तो बाजार से जाकर बेसन ले आओ। पति कहता है, आज हलवा बना दो। पत्नी कहती है, जाकर रवा ले आओ। इस तरह वह महिला अपने पति को लगभग हर दिन कोई न कोई सामान लाने बाजार भेज देती है। पति भी इतना भला मानुस है कि बिना उफ किए रोज चल देता है। अगर पति पत्नी समय के संदर्भ में सजग होते तो वे योजना बनाकर एक ही दिन में हफ्ते भर का सामान मंगा लेते, जिससे 7 दिन का समय खराब नहीं होता। इस तरह के अनेक उदाहरण देखने में आते हैं। इंटरनेट पर ईमेल चेक करने गए और सर्फिंग करने में 1-2 घंटे बर्बाद कर दिए। दरअसल आपको यह संकल्प कर लेना चाहिए कि आप महत्वहीन काम करने में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और केवल महत्वपूर्ण कामों में ही पूरा समय देंगे। वैसे आप सप्ताह में एक दिन छुटपुट घरेलू कामों के लिए अलग रख सकते हैं। एक दिन योजना बनाकर अपने सभी पेंडिंग काम निपटा सकते हैं। अगर कोई काम ऑफिस के रास्ते में हो सकता है तो उसके लिए अलग से समय बर्बाद न करें, बल्कि उसे ऑफिस आते जाते समय निपटा लें।
ट्रेन का रिजर्वेशंस करवाना है तो लंबी लाइन में लगने के बजाय इंटरनेट पर घर बैठे बैठे ही रिजर्वेशन करवा लें। इससे आपको थोड़ा अतिरिक्त पैसा तो देना पड़ेगा, लेकिन आपका समय बच जाएगा। यानी यहाँ भी आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 14वें सिद्धांत का पालन कर रहे हैं और पैसा देकर समय खरीद रहे हैं। यदि किसी से मोबाइल पर बात करनी है तो उसके लिए शाम का समय चुनें। सुबह की कीमती समय फालतू कामों में बर्बाद ना करें। यही इंटरनेट और ईमेल के बारे में सही है। इन कामों में बहुत एकाग्रता की ज़रूरत नहीं होती और इनमें समय भी बर्बाद होता है, इसलिए इन्हें अपने खाली समय में करें। जब आप बहुत थके हों और अपने दिमाग को एकाग्र ना कर सकते हों तो सुबह सुबह टीवी से भी दूर रहें। सुबह तो अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करें, क्योंकि सुबह के कामों से ही आपके पूरे दिन की दिशा तय होती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो सुबह सबसे मुश्किल विषय पर हैं। अगर आप सेल्समैन हैं तो सुबह सेल्स कॉल करें। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 20वां सिद्धांत है, तय करें कि कौन सा काम कब करना है। देखिए, चाहे आप में कितना भी अनुशासन हो और आप योजना पर कितनी ही निष्ठा से चलते हों, कई मौके ऐसे आते हैं जब आपका काम आप करने का मूड नहीं होता। यही वह समय है जिसमें आपको अपने छुटपुट घरेलू और बाहरी काम निपटा लेना चाहिए। यह टीवी के सामने लेटने से तो बेहतर है। इस संदर्भ में एनबीसी के प्रमुख और अमेरिकी प्रोड्यूसर जुकर का उदाहरण याद रखें। जिन्हें आंतों का कैंसर था, वे अपने काम के प्रति इतने समर्पित थे कि एक दिन भी ऑफिस से छुट्टी नहीं लेते थे। वे अपनी कीमियोथेरेपी शुक्रवार शाम को करवाते थे ताकि 2 दिन की छुट्टियों में आराम करने के बाद वे सोमवार सुबह ऑफिस आ सकें। काम करने के लिए आप कौन सा समय चुनते हैं, उसी से सारा फर्क पड़ता है। मैं घड़ी की नहीं बल्कि घड़ी मेरी गुलाम है। हर काम करने के लिए समय कभी पर्याप्त नहीं होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम को करने के लिए समय हमेशा पर्याप्त होता है। सच्ची सफलता पाने के लिए खुद से ये 4 सवाल पूछें। क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं और अभी क्यों नहीं। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे 10 और समय प्रबंधन के नियम। इस पार्ट में बस गुड लक, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।